So module name is AWS CLI. AWS क्लाउड में देखो काम करने के जो तरीके आपसे कोई पूछता है ना, मतलब कितने तरीके से हम AWS की सर्विसेज को, रिसोर्सेज को प्रोविजन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राइमरली जब आप कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि जितने भी सर्विसेज AWS के हैं उनको क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है। तो उन्होंने एक सिंगल URL हमको दे रखा है कि आप aws.amazon.com यहाँ पे जाके एक अपना अकाउंट बिल्ड करो आप। ठीक है। और ये जो अकाउंट आपका बनेगा वो SSO लॉगिन है। जितने भी सर्विसेज 200 प्लस सर्विसेज AWS हमको देता है, हर एक सर्विस को आप इस सिंगल URL पे जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि वो मेथड जो अभी तक हम यूज कर रहे थे वो था सिंगल GUI मेथड, जिसको आप बोलते हैं क्या, AWS मैनेजमेंट कंसोल। यानी कि जब भी हम सर्विस को क्रिएट करते हैं तो सर्विसेज क्रिएट करने के लिए दो टाइप के यूजर हम यूज करते हैं। या तो एक IAM यूजर हो सकता है, बट IAM यूजर के पास पहले सफिशिएंट राइट्स होने चाहिए, और रूट हैज द फुल परमिशन टू प्रोविजन एनी सर्विस। ठीक है। बट मेथड दो, जो अगर मैं मेथड की आपसे बात करता हूं तो मेथड हमारे पास दो ही है, यानी कि ग्राफिकल, और एक दूसरा तरीका हमारे पास है क्या, CLI। CLI को जनरली कमांड लाइन इंटरफेस हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको बोलते हैं क्या, प्रोग्रामेटिक एक्सेस। और GUI मेथड को हम बोलते हैं क्या, AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। यानी कि हर एक सिंगल यूजर अगर चाहे तो AWS की सर्विसेज को दो तरीके से क्रिएट कर सकता है, प्रोविजन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या ओवरऑल मैं आपसे बोलूं, वर्किंग बेस इन AWS वी हैव टू टाइप ऑफ वर्किंग बेस। वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकंड इज कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी विल डिसाइड कि हमें काम कैसे करना है। अब देखो, ये चीज भी आपका एक मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि अगर आप कुछ ऑटोमेशन टास्क क्लाउड में करना चाहते हैं, ऑटो प्रोविजनिंग आप करना चाहते हैं, ठीक है, कमांड लाइन से आप इनफ कॉन्फिडेंट हैं, तो ऐसे यूजर्स को पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो कि कमांड लाइन से या एक API कॉल के थ्रू काम करेंगे। दे आर द डेवलपर। तो उनको कॉन्टिन्यूसली मेरे अकाउंट में आके एप्लीकेशन चेंजेस, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग, एप्लीकेशन में कुछ भी मॉडिफिकेशन जो भी करना है, सो दे विल परफॉर्म द टास्क फ्रॉम द कमांड लाइन। तो ऐसे यूजर्स को बनाते टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो यूजर मैं बनाने जा रहा हूँ कि ये ग्राफिकल से इंटरेक्ट करेगा या कमांड लाइन से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यूजर्स के एक्सेस टाइप की बात करता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे जो ऊपर जो लाइन लिखा था ना, वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेस फॉर एवरी यूजर इन AWS। वन इज AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, एंड सेकंड इज प्रोग्रामेटिक एक्सेस। जब आप एक यूजर को क्रिएट करते हैं, तब ये चीज हमें डिसाइड करना पड़ता है कि यूजर को ग्राफिकल से काम कराना है या कमांड लाइन से काम कराना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ग्राफिकल से काम कराना है, तो उसको ओनली AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस आपको देना है, और CLI से अगर आप काम कराना चाहते हैं तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस। CLI में देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई SDK आपका टूल है उससे काम कराना है, कोई डेवलपमेंट का अदर कोई टूल है थर्ड पार्टी उससे काम कराना है। ठीक है। AWS का कोर CLI जो है उससे काम आपको कराना है, तो ऑलवेज आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस देना पड़ेगा। AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस इज ओनली फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। अब प्रोग्रामेटिक एक्सेस जब आप किसी यूजर को देते हैं ना, तो हर एक यूजर को आपने देखा होगा एक एक्सेस की ID मिलता है, और एज अ पासवर्ड
और एक दूसरा की मिलता है जिसको आप बोलते हैं सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है। और ये दोनों ही चीजें ना आपकी डायनेमिक होती हैं, यानी कि आप जरूरत पड़ने पे, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम यूजर को क्रिएट करते हैं ना, डिफॉल्ट आपको एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की मिलते हैं, जिनको एज अ पासवर्ड आप कमांड लाइन से काम करोगे तब आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो चीज ना परसिस्ट नहीं है, जैसे पासवर्ड आपने सेट कर दिया तो अनटिल अनलेस आप पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं, दैट इज फिक्स, स्टैटिक है वो चीज। लेकिन ये जो चीज है ना आपका एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, ये आपके क्या है, डायनेमिक है। फर्स्ट टाइम आपको मिलते हैं, आप जब तक यूज करते हैं उनको यूज करते रहो। और रिकमेंडेशन क्या है कि अगर आप एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की को अगर लॉन्ग टाइम तक आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो रिकमेंडेशन एडब्ल्यूएस में बोला गया है कि या तो मेक इनएक्टिव, या तो आप अपने एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की को इनएक्टिव कर दो। क्योंकि यहाँ पे ना सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है। अगर एक यूजर को आपने सपोज करो EC2 फुल एक्सेस आपने दे रखा था, यूजर वन आपने क्रिएट किया और उसको एक पॉलिसी आपने दे दिया EC2 फुल एक्सेस, तो उस यूजर की अगर, भले ही वो यूजर ना आपके अकाउंट का पार्ट नहीं है, सपोज करो मैंने एक यूजर अपने अकाउंट में बनाया रूट अकाउंट में, और उस यूजर वन के एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की मैं आपको दे देता हूँ, तो आप पता है क्या कर सकते हो, आप कहीं से भी बैठ के दूसरे टेनेंट से, यानी कि दूसरे यूजर के रूट अकाउंट से बैठ के भी मेरे एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की से मेरे रिसोर्सेज को आप डिलीट कर सकते हो। EC2 इंस्टेंसेस को डिलीट कर सकते हो, सर्वर्स क्या स्टोरेज जो मैंने प्रोविजन किया है उसको डिलीट कर सकते हो, वॉल्यूम्स डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो बोला जाता है कि जब भी आपका काम हो जाए मेक इनएक्टिव, एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की को क्या कर दो आप, इनएक्टिव। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इनएक्टिव से जैसे बाद में आप काम करना चाहते हो तो सेम आप एक्टिव कर सकते हो। और एक ऑपरेशन बोला जाता है कि आप डिलीट कर दो परमानेंटली, जब भी काम हो जाए डिलीट द एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। अगेन आपको जब भी काम करना है तो अगेन यू कैन क्रिएट द न्यू एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है। AWS का CLI की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वी हैव वर्जन ऑफ AWS CLI। तो दो टाइप के वर्जन यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करा रखे हैं। बाय डिफॉल्ट हम जनरली जो इंस्टॉल करते हैं वर्जन 1, अभी लेटेस्ट जो इनका वर्जन चल रहा है उसका है वर्जन 2। दोनों के कमांड सेम हैं, कुछ कमांड्स आपके न्यू फीचर्स वर्जन 2 में ऐड करे गए हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स हैं वो AWS के CLI से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। जैसे आप कमांड्स चलाते हैं जनरली CD LS MKDIR टच, वी हैव द n नंबर ऑफ कमांड्स इन लिनक्स, तो इसका जो कमांड लाइन है ना वो पूरा टोटली डिफरेंट है। अगर आप ऐसा कहें कि मेरे को लिनक्स का कमांड लाइन नहीं पता तो मैं AWS के CLI पे काम कर सकता हूँ कि नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर आप AWS के CLI का कमांड सिंटेक्स अगर आप मेरे से पूछते हैं कि हाउ वी एग्जीक्यूट द कमांड्स, तो इसका ना एक सिंगल फॉर्मेट है, इसको ही हमें याद रखना है। AWS की CLI की जितनी भी कमांड्स है ना, हर एक कमांड स्टार्ट होता है आपका AWS के साथ। तो उन्होंने सिंपल बता रखा है, वी हैव द सिंगल कमांड टू मैनेज ऑल 200 सर्विसेज। इसके बाद स्पेस दे के आपको बताना होता है सर्विस नेम, यानी कि कौन से AWS की सर्विस के लिए ये कमांड आप चलाना चाह रहे हैं। फॉर EC2 सर्विस, फॉर EBS, फॉर लोड बैलेंसिंग, फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप, फॉर डेटाबेस, फॉर क्लाउड वॉच, फॉर SNS, फॉर लैम्डा, कौन सा सर्विस आप AWS का इस कमांड के थ्रू आप कॉन्फ़िगर मॉडिफाई डिलीट क्या करना चाहते हैं आप। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक्शन। ठीक है। और एक्शन के बाद आते हैं आपके, जिनको हम बोलते हैं क्या,
पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में एन नंबर ऑफ चीजें होती हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं जो एडिशनली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या हो गया, सर्विस नेम। सर्विस नेम में लाइक EC2 आपने यूज किया, ठीक है, हो सकता है ELB आपने यूज किया, हो सकता है लेट सपोज RDS आप यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा AWS CLI से काम करना चाहता हूँ, कौन सी सर्विस पे, सर्विस का नेम, और उसका ना शॉर्ट नेम देना है आपको, ऐसे नहीं लिखना रिलेशनल डेटाबेस। RDS ELB EC2 S3 पे काम करना है तो S3, ठीक है, एंड SNS पे करना है तो SNS, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे करना है तो ASG, ठीक है, और लेट सपोज क्लाउड वॉच पे काम करना चाहते हैं तो क्लाउड वॉच। ऐसे करके आपको सर्विस का नेम देना है। एंड एक्शन में क्या क्या हो सकता है, एक्शन में देखो यहाँ पे डिस्क्राइब ऑप्शन अगर हम यूज करते हैं ना, तो डिस्क्राइब का मतलब होता है यहाँ पे लिस्ट करना, ठीक है, कहीं कहीं पे डिलीट चलता है, कहीं कहीं पे आपका टर्मिनेट चलता है, ठीक है, किसी चीज को डिलीट करना है तो कहीं कहीं पे रिमूव भी चलता है, कहीं कहीं पे डिलीट भी चलता है, और कहीं कहीं पे आपका टर्मिनेट, ठीक है। क्रिएट करना है तो जनरली क्रिएट कमांड हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये सब आपके क्या है, एक्शन में आते हैं, ठीक है। और पैरामीटर्स एन नंबर ऑफ होते हैं, कुछ भी एडिशनल सेटिंग्स, टैगिंग, नेम, ये सब चीजें आपको करनी है, तो वी डिफाइन इन पैरामीटर्स, ठीक है। AWS का CLI आपको अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन वेज ऑफ AWS CLI, कितने तरीके से हम AWS को इंस्टॉल कर सकते हैं, AWS का CLI हम कितने तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको पहले OS फ्लेवर्स का बता देता हूं मैं, ठीक है, कौन कौन से OS के लिए आपका AWS का CLI आता है मार्केट में, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बैठ के आप कमांड चला सकते हैं। तो पहले आप ये चीज याद रखें कि आपको एक मशीन आपके पास होना चाहिए जहां से आप कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। ये मशीन हो सकता है आप AWS में एक सर्वर बना लो, या आपका लैपटॉप भी, यानी कि कोई रिमोट लोकेशन पे भी आपका वो सर्वर हो सकता है। दिस कैन बी योर ऑन प्रेमाइसिस सर्वर, दिस कैन बी योर पर्सनल लैपटॉप एज वेल, ठीक है, और AWS में भी आप एक मशीन बना सकते हैं। फ्लेवर्स यहाँ पे सारे सपोर्टेड हैं। विंडोज में आप इंस्टॉल कर सकते हो AWS का CLI। तो विंडोज में कमांड आप कहाँ से चलाते हैं, या तो CMD से चला सकते हैं, या विंडो में हमारे पास एक और यूटिलिटी अवेलेबल है कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, पावर सेल, यहाँ से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और लिनक्स की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, लिनक्स में सारे चीज़ों के लिए सेम है, चाहे आप उबंटू से चलाएं, चाहे आप सूजे से चलाएं, चाहे आप सेंटोस से चलाएं, फेडोरा से चलाएं, डेबियन से चलाएं, सबके लिए कमांड्स आपके सेम है, इंस्टॉलेशन का तरीका सेम है, ठीक है। या फिर आप मैक OS पे भी आप रन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी AWS का CLI मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इंस्टॉलेशन वेज कितने तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इंस्टॉलेशन के तरीके यहाँ पे हैं दो। एक होता है हमारा मैनुअल इंस्टॉलेशन ऑफ AWS CLI, और एक दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक। जो मैनुअल इंस्टॉलेशन है ना, इसको हम बोलते हैं पिप मेथड, और ऑटोमेटिक जो है इसको हम बोलते हैं बंडल्ड इंस्टॉलेशन, ठीक है। कोई मेरे को थोड़ा सा बताए, अगर आपने पिप यूटिलिटी के बारे में सुना हो तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिप यूटिलिटी, क्यों यूज करते हैं हम इसको। पिप का मतलब पॉइंट टू पॉइंट है क्या सर? नहीं, देखो, आपने IT के जितने भी सॉफ्टवेयर्स के नाम सुने हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका सोर्स कोड जो है
कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? पाइथन में। सोर्स कोड मतलब उनके कमांड्स या फिर मॉड्यूल किस में लिखे गए हैं? वो पाइथन में। तो आप मान लेना कि AWS CLI का पूरा जो कमांड है ना, पूरा सॉफ्टवेयर जो डिजाइन का किया गया है, बैकएंड में जो लैंग्वेज यूज की है उन्होंने, कौन सा है? पाइथन। अब आईटी में ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके मॉड्यूल या कमांड पाइथन के थ्रू लिखे गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को अगर आपको इंटरनेट से अगर डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है? थ्रू इंटरनेट। बट हर एक सॉफ्टवेयर को जब हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ना, तो आपने देखा होगा वी हैव सम डिपेंडेंसीज, राइट? AWS का CLI ये कहता है कि आपके पास इस CLI को इंस्टॉल करने के लिए ना प्राइमरली आपके मशीन में कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए पहले से, तब आप AWS का CLI इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वी हैव सम डिपेंडेंसीज ऑन अदर मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व द लाइब्रेरीज इशू। या तो उनको मैन्युअली आप इंस्टॉल करो जैसे जैसे एरर देता जाए वो, या फिर आपने देखा होगा लिनक्स में भी हमारे पास दो यूटिलिटीज होती हैं। वी हैव RPM मेथड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर्स इन लिनक्स, एंड दूसरा मेथड क्या है आपके पास? यम। अब ये डिफरेंस तो पता होगा आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RPM एंड यम? हाँ जी पता है सर। हाँ बताइए। आरपीएम में क्या होता है, जो डिपेंडेंसी है वो एक साथ इंस्टॉल नहीं होती है, उनको एक एक हम्म। करके इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर जो भी डिपेंडेंसी होती है राइट। वो उसके पाथ पे जाकर, यम क्या करता है, वो एक साथ एक ही कमांड में सारी डिपेंडेंसी के साथ इंस्टॉल कर देता है पैकेज को। यस एग्जैक्टली। देखो RPM को हम बोलते हैं रेडिट पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है? RPM is a method to install the particular software in Linux, बट जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक गेम आपको रन करना है लिनक्स में, बट वो गेम क्या कहता है कि पहले आपके सिस्टम में एड ऑफ फ्लैश प्लेयर होना चाहिए। तो आप जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जाओगे ना, तो वो सिंपल आपसे बोल देगा कि दिस सॉफ्टवेयर हैज द डिपेंडेंसीज ऑन एड ऑफ फ्लैश प्लेयर, सो प्लीज इंस्टॉल फर्स्ट एड ऑफ फ्लैश प्लेयर। सेम। लेकिन यम क्या कहता है कि जो डिपेंडेंसी होगा ना, RPM में तो आप क्या करते हैं, एड फ्लैश प्लेयर, फिर मैन्युअली आप इंटरनेट से इंस्टॉल करोगे, देन यू विल अगेन इंस्टॉल द गेम। बट यम के केस में क्या होता है, यम कहता है कि अगर कोई डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा ना, कुछ RPM बेस्ड होगा, तो मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, पहले उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा जिसकी डिपेंडेंसी आपको मिल रहा है, तब आपके गेम को मैं इंस्टॉल करूंगा। सेम आपका पिप क्या कहता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप इंटरनेट से पाइथन में रिटर्न, जिनका कोड पाइथन में लिखा गया है, उनको अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स की पहले से कोई डिपेंडेंसी है अदर लाइब्रेरी या मॉड्यूल पे, तो पहले मैं उन लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करता हूं, तब आपके एक्चुअल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हूं। तो पिप हमारा क्या है, एक यूटिलिटी है टू इंस्टॉल दी पाइथन सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम द इंटरनेट। जैसे आपने नाम सुना होगा, बोटो कोर का नाम सुना है किसी ने? बोटो 3। नहीं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर ये ना पाइथन में लिखे गए हैं। बोटो 3 हो गया। पाइथन के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं ना, आप डेवलपमेंट में अगर जाओगे तो जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो आपके पाइथन में ही लिखे गए हैं। तो पाइथन उन उन फ्रेमवर्क्स को इंस्टॉल करने के लिए ना, डेवलपर्स को कुछ सर्टेन मॉड्यूल्स लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बट पाइथन क्या करता है, उन लाइब्रेरीज को भी आपके लिए अपने आप से इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके मशीन में इंस्टॉल कर देता है। ठीक है। बट पिप मेथड को हम बोलते हैं, दिस इज द मैनुअल मेथड। ठीक है। बट पिप मेथड क्या कहता है कि जब भी आप किसी मशीन पे इस वाले मेथड को यूज करके AWS का CLI अगर इंस्टॉल करोगे, तो आपके पास पहले से उस मशीन पे पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और पाइथन का 2.6 वर्जन एटलीस्ट वहां पे होना चाहिए मिनिमम, अगर पिप मेथड आप यूज करते हैं। और जो ये ऑटोमेटिक मेथड है ना, ये पता है क्या कहता है, AWS आपसे बोलता है कि मैंने एक AWS का जो सॉफ्टवेयर है ना,
अगर आप लिनक्स में इंस्टॉल करोगे तो एज अ जिप फाइल में आपको पूरा सॉफ्टवेयर बंडल बना के दे देता हूँ। उसमें जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं सब मैंने ऑल टुगेदर एक जगह रखे हुए हैं। और सेम पैकेज आप विंडोज के लिए डाउनलोड करते हैं तो विंडोज के लिए मैं क्या देता हूँ आपको, एक EXE फाइल देता हूँ। उस EXE फाइल को रन करो और उस एप्लीकेशन में पूरे कमांड बाइनरीज मॉड्यूल सब मैंने एक जगह क्या कर रखे हैं, बाइंड कर रखे हैं। आप उसको एज EXE फाइल रन करो, AWS का CLI आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक मेथड में देर इज नो रिक्वायरमेंट लाइक पाइथन मशीन में पहले से होना चाहिए कि नहीं। पाइथन का जो डिपेंडेंसी है वो ओनली पिप मेथड में है, पहले से पाइथन आपका इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, आई बिलीव दैट्स इट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। सबको क्लियर तो है ना थ्योरी। क्लियर है सर यार। ठीक है।